लिखो बेटा फिर। तो हुण तक ना आपां यूनिट नंबर 4 दे विच वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये कवर कर लिया ना। हुण जदों असीं गल करते हैं प्रॉब्लम्स की, क्योंकि गल देखो फिर वही है कि MCQ जो ऑप्शन है ना, सुनन नूं देखण नूं ऑनलाइन ऑनलाइन तक तो सौखी है, पर ऑफलाइन च हाँ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑफलाइन मोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ MCQ फॉर्म है ना वो सब तो मुश्किल फॉर्म है। सब तो मुश्किल इन द सेंस कि एक तो थॉरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट की जरूरत है ना। दूसरा कि एप्लीकेशन ज्यादा होंदियां, थ्योरी घट है। अदरवाइज जे आप सब्जेक्टिव टाइप की गल करिए है ना क्वेश्चन की, तो सब्जेक्टिव टाइप दे विच जिहड़ा तुहाडा पेपर आंदा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अप्रोक्सीमेटली 70% ਤਾਂ थ्योरी पोर्शन ही सी, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ मैक्सिमम 20% न्यूमेरिकल इंक्लूडेड होंगे, तो बाकी जिहड़ा 80% है वो थ्योरी प्लस कंसैप्चुअल प्रॉब्लम है। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उल्टा वा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 80% न्यूमेरिकल ही है तो 20% थ्योरी रह जाती है। तो इस करके इनू थॉरोली समझना वा। प्लस गल नूं देखो जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक का है, तो जदों भी तैयारी करनी है चाहे वो कंपीटीशन का नाम दे के करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैकेनिक्स एक पोर्शन है, ठीक है। फिर इदा ही जो प्लस 2 के गल करांगे आपां, उत्थे आएगा इलैक्ट्रिसिटी मैगनेटिज्म, वो एक पोर्शन नूं ओवरऑल सम अप करके तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि फर्स्ट यूनिट कर लिया, सैकेंड छड्डता, थर्ड कर लिया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी है। इहदे विच भी जिद्दां हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक आएगा सैकेंड टर्म, तो वो भी अपने आप दे विच एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, केमिस्ट्री दे नाल भी रिलेटेड है। तो हुण सब तो पहला हुण तक जिन्ना आपां कर चुके हैं, तां तुहानू जिहड़ी प्रॉब्लम है उन्हों रिकॉग्नाइज करना, पहचानना आना चाहिए वा भी ये प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम नाल रिलेटेड है कि ये प्रॉब्लम मोशन दे नाल रिलेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस प्रॉब्लम दे विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल नाल सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती, वर्क एनर्जी थ्योरम दे नाल सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये 5-7 पॉइंट्स है। तो जदों इन्हां ते समझ आएगी तुहानू भी किदां सॉल्व करना, तो बड़ा ईजी वे है। हुण देखो जिस तरह आपां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की गल करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नू अप्लाई करन तो पहला थानू की ऑब्जर्व करना पैंदा कि जिहड़ा सिस्टम है क्या उहदे ते नेट फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं लग रही। तो इसका मतलब असी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करने लिए एक स्टैप फॉरवर्ड हो गए। पर नाल फिर भी ध्यान रखना पैंदा कि क्या इंटरनल फोर्सेस कंजरवेटिव है कि नॉन कंजरवेटिव। जे तो इंटरनल फोर्सेस कंजरवेटिव है तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही या नेट फोर्स 0 है, तो इट मीनस असी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। पर जिहड़ी वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये बड़ी काम की चीज है साडे लई भी इन्हें जिथे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना ना, उत्थे वर्क एनर्जी थ्योरम तो भी असी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हुण किद्दां निकालना वा उहदे बारे भी आपां गल करते हैं। तो देखो
सही नहीं आ रही? अच्छा, गर्भ, क्लैरिटी नहीं है आवाज से? रक्षित, तो देखो भाई, ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਲॉ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ गर्व ठीक है इंटरनल की लोड ही नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो सिर्फ नेट फोर्स जीरो चाहिए है ना मतलब एक एक दिन इतना बोलते जाना बस ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना याद करना इंटरनल फोर्सेस मैटर नहीं करती हैं एक दिन इतना ही बोली जाना ना चाहे दुनिया का भी पागल हो गया कोई गल नहीं मतलब अपने अंदर ये स्टेटमेंट्स ਨੂੰ ਅਬਜ਼ॉर्ब कर लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नेट फोर्स जीरो इंटरनल हां वर्क एनर्जी थ्योरम जो नेट फोर्स है वो चेंज कापी ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ नहीं याद कापी खोल लेनी है एकदम शर्माना कोई नहीं बिल्कुल समझे गल ਨੂੰ याद कर रहे हैं अपन लर्निंग फेज से हां गलत बोल चेंज बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी का ये पॉइंट से पता होने चाहिए ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ law of conservation of linear momentum ਨਾਲ solve कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम तो भी सॉल्व हुई ठीक है पर वर्क एनर्जी थ्योरम ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ है बेटा एक स्प्रिंग ठीक है ये अपनी नॉर्मल लेंथ च हुन आ बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और स्पीड v है लास्ट टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग दी की कंडीशन है याद है कुछ नहीं कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग देखो गीता सी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल गीता सी ट्राई
ਸੀ? हाँ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ लगेगा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गया? देखो कुछ काम देने, देखो इन्हें अंडरलाइन कर लियो। A spring will be compressed maximum when velocity of both free ends, velocity of its both free ends, its भी नाल यूज कर लो ना, velocity of its both free ends, velocity ना लिखियो, velocities कर लो ना, दोनों ends दिया, velocities of its both free ends are equal, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें अंडरलाइन कर लेना भी, ये थानू पढ़ते वक्त नजर आना चाहिए और तब तक पढ़ी जाना जब तक गल नू दिमाग च नहीं स्टोर कर लेना। तो स्प्रिंग के दोनों एंड्स की वेलोसिटीज सेम होनी चाहिए ता वो मैक्सिमम कंप्रेस होएगा। हुण इधर देखो पुत्र, हुण इत्थे तुहाडा जेहड़ा स्प्रिंग है ना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ? ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ। तो आ वाला ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0, और क्योंकि ये दीवार ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ 0 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਂਡ ਨੂੰ ਟਕਰਾਣਾ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, इस एंड ने की करना? मूव, एंड ने मूव करना, स्प्रिंग ने की होना? कंप्रेस। हुण इसने जो अगे नूं जाना वा तां ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है जिहड़ा कि इस एंड दे नाल कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, उन्हें स्लो डाउन होना कि स्पीड अप होना? स्लो डाउन होना। कौन स्लो डाउन कर रहा है उन्होंने? केड़ी फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। तो उन्हें स्लो डाउन होना और एक स्टेज पे जाके रुक जाना, फॉर एन इंस्टेंट रुक जाना, और जब रुकना उस वक्त दोनों एंड्स की वेलोसिटी 0 होगी ना, सेम। इसका मतलब इथे उस वक्त की होगा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस। तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस कदों होगा? जब वेलोसिटी सेम होएगी, 0 नहीं कहना, गल नूं समझो, उन्होंने डिस्टिंग, क्योंकि इथे बाय चांस एक एंड फिक्स्ड है तो इस कारण करके 0 है ना, बट अदरवाइज जब दोनों एंड्स की वेलोसिटी इक्वल होई उदों स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होएगा। वो कंडीशन भी बहुत जल्दी विद इन 4-5 डेज साडे सामने आएगी, है ना। हुण पुत्र आ है सिचुएशन, हुण ध्यान देना, हुण डायग्राम बनानी बहुत जरूरी है। चाहे स्टार्टिंग च टाइम बहुत लगेगा पर डायग्राम तो बिना क्लैरिटी नहीं आनी। आपकी सिचुएशन है, सिचुएशन है, स्प्रिंग दे नाल बॉडी
टच कर गई है ना। हुण इस तो अगला स्टेप की होएगा, हाँ देखो सिर्फ डायग्राम पे जोर रखना पुत्रा, ये स्प्रिंग पुश कंप्रेस हो चुका है। ये स्प्रिंग कंप्रेस है तो स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स पैदा हुई है कितनी, तो आप आ देखियो तो आ है नॉर्मल लेंथ है ना, तो x तक आ गया स्प्रिंग। अगर आप इस कंप्रेशन को x बोल दिए तो रीस्टोरिंग फोर्स f ਦਾ मैग्नीट्यूड kx हो, डायरेक्शन अच्छा। हुण ਇਹਦੀ वेलोसिटी v होएगी कि v तो ज्यादा होएगी कि v तो घट होएगी, v तो घट होएगी। ते जदों स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होया उदों x नॉट की है मैक्सिमम कंप्रेशन हो गई, तो फिर ये ऑब्जेक्ट रुक गया। और समझ आई है गल, हुण बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ गल सुनियो, वर्क एनर्जी थ्योरम की की स्टेटमेंट है, W का की मतलब है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। हुण इत्थे क्या तुसी ऑल द फोर्सेस समझ सकते हैं कितनियां, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ weight दूजा नॉर्मल रिएक्शन दे रीस्टोरिंग फोर्स, यही है ना तीन कि नहीं। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ टोटल वर्क डन है वो कितने वर्क डन ਦਾ सम हो, 3। पहला ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈਏ ग्रेविटी, दूजा तीजा ग्रेविटी ਦਾ वर्क डन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ, सोच के दसो यार बड़े आराम ना। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना करते पुत्र F कितना S कितना जितना मर्जी हो, थीटा कितना 99 आदत पालो 180। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ कितना हुआ थीटा तो cos 90 फिर 0 ले दो, नॉर्मल रिएक्शन दा वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन दा वर्क डन क्यों
दसिया रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन पढ़ते खुदे नहीं कुछ सीरियसली आर्टिकल कटो स्प्रिंग वाला कितना पढ़ूं दोबारा सुनो ध्यान नाल जेड़ा नॉर्मल रिएक्शन सी जेड़ा वेट सी वो कांस्टेंट फोर्स होने करके fs cos थीटा है ना पर जेड़ा रीस्टोरिंग फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है इस करके ਉਹਦਾ वर्क डन पहला स्मॉल वर्क डन फिर इंटीग्रेट करते हैं पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ w = हाफ k ब्रैकेट x2 स्क्वायर - x1 स्क्वायर है ना पर वो वर्क वो पता की सीगा वो सी वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स हां ठीक है ना गल ये वो फार्मूला अंडरलाइन करो दोबारा ਜਦੋਂ मैं कहना ਨਾਲ ही फेर कर लेना ना पता लगे कि पेज फट जाए हां एकदा नहीं पढ़ होना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ हैं फार्मूला फट जाना दोबारा लिखो दोबारा एक लिखो अंडरलाइन करके लिखो वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स पहला वो लिखो फार्मूला नहीं लिख लेना वो तो हमको नहीं पता लगना की लिखे वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स तो WF is equal to minus half K ब्रैकेट च x2 स्क्वायर minus x1 स्क्वायर x1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੇ x2 ਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x x 0 है नॉर्मल लेंथ च है x2 x नॉट को लिखो सीखो इतना लिखना तो देखो तो WF कितना आया x नॉट माइनस हाफ k x नॉट स्क्वायर ठीक है कौन पुत्र ये आ गया वर्क डन अब आ गया ना हुन डेल्टा के कितना कटी दा इनिशियल ते तो फाइनल माइनस इनिशियल तो है ना हुन इधर देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हां तो फाइनल 0 तो माइनस हाफ mv स्क्वायर आ गया ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो तेरा आंसर क्या आया ਤੁਹਾਡਾ फटाफट आ गया x नॉट निकालना सी यही रिजल्ट ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੇਮ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ अच्छा पर अगली गल
देखो ध्यान दियो ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ मैकेनिकल एनर्जी दी तो इतने अप्लाई कर सकते हैं नहीं ठीक है तो जिन्हें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ते कला विश्वास किया उन्होंने तो इतने धोखा मिल जाना है ना पर जिन्हें नाल वर्क एनर्जी थ्योरम भी सीखी है तो कोई गल नहीं करना की पैना बस इतने वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक होर आ जाना वा होर केड़ी गल है ठीक है पर नाल हुन फ्रिक्शन दी भी समझ होनी चाहिए हुन देखो इधर उत्तर हुन आ जेड़ा ऑब्जेक्ट है इहदे ते फ्रिक्शन किधर नु लगू राइट काइनेटिक फ्रिक्शन ही हो कितनी हो म्यू के एन ते एन कितना वा इथे एम जी है ना हुने तक थर्ड यूनिट जब आप काफी कीता होया तो उन्हें समझ होनी चाहिए तो एफ के आ गया पुत्र अच्छा हुन जेडी फ्रिक्शनल फोर्स है कांस्टेंट फोर्स है इस करके फ्रिक्शन दा वर्क डन भी कितना कर लेना ਅਸੀਂ fs cos थीटा च हुन थीटा कितना हो फ्रिक्शन ते डिस्प्लेसमेंट 180 तो ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵਾਲਾ वर्क डन कितना बन जाना माइनस म्यू के mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी लोगे x नॉट कर लो नोट तो हुन जेड़ा वर्क डन है फॉर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लई ओदे च वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया ना ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ x ਨॉट ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ यस ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ गर्भ समझ आ रही है कुछ विश्व रक्षित ऑनलाइन लगाएगा टाइम तो क्लैरिटी हुई है कंसेप्ट की नेक्स्ट लिखो फिर बेटा हेडिंग नहीं न्यूमेरिकली लिखो न्यूमेरिकल ऑन आ देखो हाँ बेटा तुम्हारे सामने एक टेबल है ठीक है स्मूथ टेबल है इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो आ बेटा एक
this is chain, इस चेन का टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l, और आ जी चेन है ना, हम इनू ध्यान नाल देखो, ਇਹਦਾ कुछ पार्ट हैंगिंग है, लटक रहा वा टेबल तो, है ना, कुछ पार्ट टेबल के ऊपर है, कुछ लटक रहा, तो आप मान लेने हैं कि सानू दिता होया कि जेड़ा पार्ट लटक रहा वो एक्चुअली 1/3 है, कितना वा 1/3, और आप इस हैंगिंग पार्ट नू बड़े आराम के नाल पुल करके पूरे दे पूरी चेन नू टेबल ते लेके आना, मतलब ये जेड़ा लटक रहा पार्ट है इनू टेबल ते लेके जाना, तो दसो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो लिख लो फाइंड द वर्क डन टू पुल बैक द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल, calculate the work done to pull back the hanging part on the table. ਹੁਣ बेटा ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, दसो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सोच सकते हैं कुछ, M G H, ये कितना सोचा, वर्क इनू छत ते ले जाने का मतलब है कि सानू वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, हुन ये चेन भी ता लटक रही है, इनू भी ऊपर नू खिंचना, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ वर्क डन करना ਉਹ ਕਿਹੜਾ वर्क है अगेंस्ट ग्रेविटी। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ mgh, ਤਾਂ m ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, g ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ, h ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਚੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ mg, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ, h ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, h लटकने वाला पार्ट था, इतो शुरू हो गया, इतो शुरू हो गया, हाँ लटकन वाला पार्ट है आ वाला, पर इनू टेबल ते ले जाने लई ਇਹਦੀ हाइट या डेप्थ कितनी है, लगभग 0 ही, और लटकन वाला पार्ट ਇੱਥੇ तक है, ਜਿਹੜਾ पार्ट ਇੱਥੇ है वो तो L/3 है नहीं, ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ mg L/3, यस L/3 ਦਾ मतलब टोटल लटकने वाला डिस्प्लेसमेंट, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट L/3 हो, सर आप वो पार्ट्स में ले लो उसको, बोलो आप चेन को पार्ट्स में ले लो कि वो वाला पार्ट जरा ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ, चेन दी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो कृष्णा, हैं ऊंची बोल, तू कित जाना, नाइट चेन है ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ